इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं IR, यानी इंटरनेशनल रिलेशन, और हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक शब्द में क्या हो जाएगा कि अलग अलग राष्ट्रों के बीच में जो संबंध होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। यानी कि आप एक एज ए नेशन, एज ए कंट्री, एज ए राष्ट्र किसी दूसरे देश से संबंध रखते हैं, तो उसके लिए क्या मूल भावना होनी चाहिए और किन भावनाओं से वो प्रेरित और प्रभावित होता है। प्रेरित और प्रभावित दोनों चीज़ जरूरी है, तो इसको कहेंगे IR। तो IR में होता क्या है कि आदमी, जैसे आप कोई मूवी देखिएगा ना, तो हर व्यक्ति से उसकी कहानी पूछिएगा तो वो अपने आप को सेंटर में रख के कहानी बताएगा। जैसे यदि कोई यंग लड़का है तो अपने आप को हीरो की जगह पर रख के कहानी बताएगा, कोई लड़की है तो वो हीरोइन वाले एंगल से कहानी बताएगी, कोई यदि गार्जियन है तो कैरेक्टर आर्टिस्ट के जगह पे अपने आप को रख के फिर कहानी को बताएगा। यानी आदमी अपने आप को सेंटर में, अपने लाभ हानि सुख दुख को सेंटर में रख के ही कोई बात समझता है और सीखता है। तो यहाँ सेंटर में कौन है? यहाँ सेंटर में है भारत। कौन है? भारत। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है, भारत से। और सारी कहानी का अब क्या है कि जब आपको पर्पस पता हो, किसी भी कहानी का पर्पस पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए IR हम पढ़ रहे हैं, पर्पस क्या है? भारत का एक बेहतर रिलेशन किससे? अन्य राष्ट्रों से। तो बेहतर रिलेशन में अब इसमें राष्ट्रों में क्या होगा? कैटेगरी बनेगी, अलग अलग कैटेगरी बनेगी। तो एक कैटेगरी क्या बनेगा? जो भारत के आसपास जो राज्य हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। पहला खंड क्या बनेगा? इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, भारत और पड़ोसी देश, भारत एवं पड़ोसी। ठीक है ना? चलिए, ये हो गया। यह एक खंड हुआ, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण खंड है। क्यों? क्योंकि इसके पड़ोसियों में एक से एक विचित्र पड़ोसी है। जहाँ जाइए वहीं तनाव है और जहाँ जाइए वहीं लगाव है। लगाव क्या है? इतिहास में जुड़े रहे हैं, वर्तमान में तलवार निकला हुआ है। आज हमारे साथ हैं, कल उनके साथ हैं, ऐसा भी दिक्कत है। नेपाल की स्थिति देख सकते हैं। तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे चीन हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे थोड़ा दूर जाके म्यांमार हो या फिर मालदीव्स हो, इस तरह के देश आपके आसपास हैं। तो एक हमारा ये चांद बन जाता है जिसमें कि इस चीज़ को देख। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि चीन है इसमें, पाकिस्तान है, तो इन लोगों को थोड़ा ढंग से देखना है। लेकिन जैसे मैंने जब UPSC का मेंस लिखा तो 2 नंबर का एक सवाल आया। कितना का? 2 नंबर का। और सवाल इतना बड़ा कि भारत और बांग्लादेश में तनाव के मुद्दे को बताएं, और नंबर कितना मिलना था? 2 नंबर। अब लिखना कितना है? 2 नंबर के लिए मैक्सिमम 25 शब्द लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 25 शब्द, क्योंकि उससे ज़्यादा लिखेंगे तो किसी और का समय खाएंगे। तो 25 शब्द में मैंने लगभग 10 या 12 तनाव के मुद्दे लिख दिए। शुरुआत कैसे किया कि भारत और बांग्लादेश में न्यूमुर नदी जल विवाद, जो 3 बीघा का गलियारा है, या जो भी जितने भी तनाव के मुद्दे हैं उस सारे मुद्दे को एक एक करके मैंने लिख दिया कि आतंकवाद की या इन्फिल्ट्रेशन का, सीमा विवाद, तमाम चीज़ों को केवल एक एक वर्ड लिखते गए, कॉमा देते गए, आदि विवाद हैं, बात खत्म। तो इस तरीके से आपको इसमें छोटा भी लिखना है और उसी को फिर बड़ा भी करना है। विवाद कहाँ शुरू होता है? जिस दिन रेखा खींच गई उसी दिन से विवाद है ना? जब रेखा जमीन पे खींची उसके पहले दिल पे खींच जाती है तो विवाद वहीं से शुरू होता है। तो पहले मन में कोई बात आती है फिर जमीन पर आती है। ठीक है, तो एक कैटेगरी हमारा ये है। दूसरा कैटेगरी है महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंध। जैसे ये पड़ोसियों के साथ है, तो महत्वपूर्ण जो देश, इंपॉर्टेंट जो देश हैं, अब ये महत्वपूर्ण का बहुत सारा परिभाषा है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण, राजनीतिक, मतलब तमाम चीज़ें हैं। लेकिन यदि मान लीजिए विश्व के महत्वपूर्ण देशों का एक लिस्ट बनाएं तो सबसे पहले अमेरिका आएगा, तो अमेरिका से संबंध। उसके बाद क्या आएगा? रसिया,
चाइना तो इधर आ गया है, इसलिए चाइना भी आएगा, लेकिन रसिया, फिर कम से कम जितने सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं वो तो आ ही जाएंगे ना, ब्रिटेन भी आ जाएगा, फ्रांस भी आ जाएगा। तो ये ब्रिटेन, ये फ्रांस, ये चाइना भी पकड़ लीजिए यहाँ पर, और 2-3 और महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं, जैसे आपका जर्मनी, जापान, इन लोगों को भी। और आजकल एक नया राष्ट्र है जो अफ्रीका में है, वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इन सबको एक अलग से, अब भारत का इनसे संबंध, एक कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी जो बनती है वो बनती है इन देशों का आपस में संबंध। आईआर में ये जानना इसलिए जरूरी है, मेंस में डायरेक्ट पूछे ना पूछे, हो सकता है ना आए, लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि इंटरव्यू में जरूर पूछेगा, तो फिर उसके लिए अलग से तो पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे अमेरिका का रसिया से क्या रिलेशन है, शीत युद्ध क्या था, वर्तमान क्या है, शीशे का दरवाज़ा क्या है कोई पूछ दे, लोहे का चौखटा क्या है पूछ दे, तो फिर दिक्कत होगी ना, बताना मुश्किल होगा। तो इन चीज़ों को उस आलोक में, यानी कि इनका आपस का रिलेशन, महत्वपूर्ण देशों का भारत से एक हो जाएगा इंडिया के साथ, और एक हो गया आपस में, ये एक कैटेगरी है। तो तीसरी कैटेगरी कह लीजिए इसको। चौथी कैटेगरी क्या है, इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के साथ इंडिया का रिलेशन। ग्रुप्स क्या है, जैसे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, फिर OECD, OECD, फिर क्या है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसी तरीके से आपने कहा सार्क, आसियान, बिम्स्टेक, G20 है, G7 भी रख लीजिए, हैं जो भी हो, इस तरह के जो भी हैं, और इप्सा, IBSA, SCO आजकल चर्चा में चल रहा है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, तमाम हो जाएंगे ये। तो ये एक चौथी कैटेगरी है। क्यों यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हाँ, इसमें जो अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तो छूट ही रहा है, वो है नाटो। अभी के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो गया है, फिर बीच में ये शांत हो गया था। अब इसी में क्या आ जाएगा, आगे जाइएगा तो WTO भी इसी का पार्ट है। उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी भारत का क्या रिलेशन चल रहा है, जैसे UN है, यह भी इसका पार्ट है, ठीक है। और जो आर्थिक बने हुए हैं, जैसे WTO के साथ क्या है, गैट था पहले, गैट था, डंकेल था, डंकेल क्या है, इसके अलावा भी चलता है ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इकोनॉमिक टर्म्स में, वो हम अलग कैटेगरी में बता देंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, मान लीजिए आप किसी दूसरे राज्य का, देश का यदि कोई चीज़ चोरी कर लेते हैं, कैसे चोरी करेंगे, उसकी कुछ तकनीक चुरा लेते हैं, डिस्प्यूट होता है, तो इसके तहत, गैट के तहत उसके पाबंदियां हैं, नियम है। लेकिन जैसे वो डिस्प्यूट होगा, उसको सेटलमेंट के लिए एक बॉडी है, उसको कहते हैं DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ऑफ UN, ठीक है। तो तमाम चीज़ें हैं। तो यहाँ क्या हम पहला है कि एक भारत और उसके पड़ोसी राज्यों का संबंध, उसके बाद भारत और महत्वपूर्ण देशों का संबंध, फिर उन महत्वपूर्ण देशों का आपस में संबंध, और फिर भारत का महत्वपूर्ण संघों के साथ या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ संबंध, ठीक है। ये पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले पढ़ना है भारत को। इसको जानेंगे तब ना कि भाई इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। भारत को जानेंगे, जब भारत की मूल प्रवृत्ति को जानेंगे तभी तो उसी प्रवृत्ति के आधार पर सबसे रिलेशन बनाएगा, फिर कभी भी वो सेंट्रल टेंडेंसी को नहीं छोड़ेगा, जो इसका विदेश नीति, इसकी विदेश नीति। तो इसको, इसी मूल प्रवृत्ति को क्या कहेंगे, भारत की फॉरेन पॉलिसी, यानी विदेश नीति। ठीक है। अब भारत का जो विदेश नीति है, इसको पढ़ने से पहले कि जानिए कि मान लीजिए ये जो रिलेशंस बनेंगे, इस रिलेशंस के कई पहलू होंगे ना पहलू। मान लीजिए कोई भी राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ रिलेशन करता है, तो वह रिलेशन मान लीजिए इसको कहते हैं विदेश नीति, ठीक है। तो विदेश
नीति के कितने पहलू हो सकते हैं, पहले इसको देखिए, फिर इसी को आंसर करना होगा। सबसे पहला जब भी रिलेशन बनेगा, देखिए कहता है कि हम फलना देश नया आज़ाद हुआ और उसने इन देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए। कैसे संबंध बनाए? राजनयिक संबंध। तो पहला संबंध कौन सा स्थापित होता है? राजनयिक संबंध। राजनयिक यह शब्द बना है राजनय से। किससे बना है? राजनय। राजनय मतलब राजनीति, राजनय मतलब नीति। यानी राज जो कहता है, जैसा एक्सपेक्टेशन उसका है, उस हिसाब से यदि संबंध आप बना रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? राजनयिक संबंध। लेकिन इसको लोग सामान्य भाषा में क्या समझते हैं कि एक एम्बेसडर भेज दिया या फिर एक हाई कमिश्नर भेज दिया। पॉलिटिकल रिलेशन का भी कोर, उसका आत्मा है ये। राजनयिक संबंध क्या है? पॉलिटिकल रिलेशन की शुरुआत और आत्मा है। अब कहाँ पर हम राजदूत भेजते हैं या किसको राजदूत कहते हैं और किसको हाई कमिश्नर कहते हैं? हाई कमीशन जो कॉमनवेल्थ से सर, जो कॉमनवेल्थ में जितने भी राज्य हैं वहाँ जो नियुक्त होंगे उसको हाई कमिश्नर ऊंचायुक्त होंगे। जो कॉमनवेल्थ में नहीं शामिल उनको जहाँ राजदूत नियुक्त होंगे उनको राजदूत। कॉमनवेल्थ में कौन लोग होते हैं? जहाँ ब्रिटिश हुकूमत सब। बस ठीक है। यानी जिन देशों पे ब्रिटेन का राज रहा उनको कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता है, मतलब नेशन कहा जाता है आज के डेट में। और कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल देशों के जो उच्चायुक्त होते हैं उन मतलब वो हाई कमिश्नर होते हैं और बाकी जो होते हैं वो राजदूत होते हैं। ठीक है। तो जैसे श्रीलंका में हाई कमिश्नर होंगे हमारे, या श्रीलंका को यहाँ पर है तो हाई कमिश्नर कहेंगे हम, और बाकी यदि हम जर्मनी में किसी को भेजेंगे तो वो एम्बेसडर होगा। ठीक है ना। या जर्मनी का कोई हमारे यहाँ होगा तो वो एम्बेसडर कहलाएगा। तो राजनयिक संबंध या इसी का एक पार्ट है राजनीतिक संबंध। इसी के थोड़ा ब्रॉडर विजन में जाएंगे तो पॉलिटिकल आ जाएगा। हैं ऊंचायुक्त और फिर से राजदूत का काम सेम ही होता होगा। काम से बस केवल नाम का अंतर है। ठीक है। अब क्या है कि राजनीतिक क्या हो गया? राजनीतिक थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट ले लेगा ये। उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा रिलेशन क्यों जरूरी है बनाना? व्यापारिक, यानी कि इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। इकोनॉमिक एंड कमर्शियल, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसको कहिए आर्थिक, एक शब्द में कह सकते हैं ना, आर्थिक में दोनों आ जाएगा, इकोनॉमिक भी और कमर्शियल भी। ठीक है। आर्थिक संबंध। फिर क्या होगा देखिएगा? सांस्कृतिक संबंध। उसका एक पहलू होगा सांस्कृतिक। जैसे मान लीजिए रसिया के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं, तो इसको कैसे प्रूफ कीजिएगा? आपको हर चीज़ का कुछ डेटा चाहिए, हर चीज़ का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप में से कितने लोगों ने रसिया और भारत के मतलब सांस्कृतिक संबंध को बताने वाले मैगजीन्स को देखा है? स्पुतनिक नाम की मैगजीन आपने पढ़ी है कभी? किसी ऐसे फेस्टिवल को जानते हैं जिस फेस्टिवल में रसिया और भारत एक साथ पार्टिसिपेट करते थे? अब जानना पड़ेगा। ठीक है ना। इन चीज़ों को ध्यान देना है कि जैसे कि हम यहाँ केवल पहलू लिख रहे हैं, अब आपके दिमाग में अलमारी बननी चाहिए। अलमारी क्या है? ये खाका है, और इन खाकों में जो इन्फॉर्मेशन है उसको सेट करते जाइए, आपको एकदम आसानी रहेगी। ठीक है। पढ़ने में सबसे अधिक जरूरी है आपके दिमाग में वो खांचा बनना। राजनयिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के बाद क्या बचेगा? सामरिक। सामरिक में क्या होता है? यानी युद्ध और रक्षा संबंधी। ठीक है। सैन्य संबंधी जो युद्धाभ्यास वगैरह जो होता है ना, इसी रिलेशन का है। ठीक है। ओवरऑल इसको क्या कहते हैं? द्विपक्षीय संबंध। ये हम 1 to 1 की बात कर रहे हैं, द्विपक्षीय रिलेशन है। और एक होता है यहाँ पर क्या है? संघ के साथ रिलेशन। ये द्विपक्षीय नहीं है, बहुपक्षीय है। लेकिन द्विपक्षीय भी रहेगा इसमें और बहुपक्षीय, वो एक अलग विभाजन हो जाएगा। और इन सब को जोड़ के एक नया रणनीति बनता है, एक नया संबंध बनता है। उसको क्या कहते हैं पता है? उसको कहते हैं रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। अब ये स्ट्रेटेजिक सबका सारांश है, सबका निचोड़ है। कैसे? जैसे मान लीजिए उत्तर कोरिया है, पूरा दुनिया का दुश्मन है, लेकिन क्यों दुश्मन है? हमारे ऊपर वो बम फेंक रहा है? नहीं कर रहा है।
अमेरिका का दुश्मन है तो इसका मतलब नहीं ना कि हमारा भी दुश्मन हो जाएगा। क्या भारत उत्तर कोरिया के संबंध अच्छे नहीं हैं? अच्छे हैं। और कई दुनिया के ऐसे देश हैं जिनके संबंध उत्तर कोरिया से 1 to 1 यानी बायलैटरल रिलेशंस विद द नेशन इज एट अ वेरी गुड लेवल। इसको क्या कहते हैं कि हमारा काम जब उससे बन रहा है तो हम दूसरे के चलते अपना रिलेशन क्यों खराब करें। ऐसा दोस्तों में भी देखते हैं, म्यूचुअल रिलेशन में भी देखते हैं। तो हर व्यक्ति सबके लिए बुरा नहीं हो सकता है, वैसे ही हर राष्ट्र सबके लिए बुरा नहीं हो सकता है, और कोई भी राष्ट्र सबके लिए अच्छा भी नहीं हो सकता है। इसी नीति को कहते हैं सिलेक्शन की थ्योरी, यानी रणनीतिगत तरीके से आप किसी के साथ संबंध या तो बना रहे हैं या रोक रहे हैं या न्यूट्रल हैं। इसकी आज़ादी किस राष्ट्र को होती है? उस राष्ट्र को होती है जो संप्रभु होता है, जो सोवरिन होता है, जिसकी अपनी नीति होती है। ठीक है, तो इन नीतियों के आलोक में ही हम भारत की विदेश नीति को देखेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें रहेंगी, रिलेशंस बनेंगे इसी के आधार पर। लेकिन फिर भी यह प्रश्न अनुत्तरित है कि भारत की कोर नीति है क्या। तो एक हमको पहला आंसर जो लिखिएगा आप लोग, कल के लिए क्वेश्चन भी है कि भारत की विदेश नीति को संक्षेप में बताएं। क्या लिखना है क्वेश्चन? ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। भारत की विदेश नीति पर संक्षेप में चर्चा करते हुए इसके भविष्य पर चर्चा करें, या एक ही लाइन लिखिए ना, भारत की विदेश नीति को संक्षेप में समझा। एक जनरल क्वेश्चन का आंसर लिखिए अभी, फिर उसमें टेल बाद में जोड़ेंगे। क्या जनरल क्वेश्चन है? भारत की विदेश नीति को संक्षेप में समझाएं। अब हम आपको कुछ आइडिया दे रहे हैं, उस आइडियाज़ को एलोबरेट कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि कुछ छोटा सा टेल इसमें दे दीजिए वर्तमान। टेल तो बहुत बड़ा है। नहीं, छोटा सा जिससे आसानी से समझ। भारत की विदेश नीति को समझाएं और भारत की परमाणु नीति पर इसकी, भारत की परमाणु नीति इसके साथ सातत्य में है, सिद्ध करें। भारत की परमाणु नीति इसके साथ कोरोलरी है, इन अकॉर्डेंस विथ है, इसको सिद्ध। हाँ, ऐसे भारत की विदेश नीति को संक्षेप में समझाएं। और उसके बाद अगला टेल है कि भारत की परमाणु नीति इसका समर्थन करती है या इसी के अनुरूप है, व्याख्या करें या आलोचना करें। अब देखिए, जब भारत की विदेश नीति की बात करेंगे तो एक गुलाम देश का तो कोई विदेश नीति नहीं होता है। फिर भी 1935 से हम लोगों ने कुछ हद तक अपना नीति निर्माण शुरू किया था। आगे भी थोड़ा सा बढ़ता गया, लेकिन 1950 के बाद जब हमारा अपना संविधान आया तो हमारे पास अपनी नीतियाँ हैं। तो भारत के गणतंत्र बनने के बाद से भारत की एक विदेश नीति की ज़रूरत जो 47 से बनना शुरू हुआ, लेकिन 50 में आके हमको एक डेफिनेट विदेश नीति मिला। संजोग से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी एक विजनरी आदमी थे और जिन्होंने विदेश नीति पर कम से कम इतना मानना पड़ेगा कि एक बेहतरीन सोच रखी। बाकी नीतियों की आलोचना आज लोग कर ले, ये कर ले, लेकिन नेहरू जी की विदेश नीति को एक डॉक्ट्रिन माना गया और उसका आधार भी था। उसका आधार क्या था? लेकिन नेहरू की विदेश नीति से ही हमारी विदेश नीति शुरू नहीं होती है। यह भारत बहुत पुराना देश है। हम गुलाम बाद में न हुए, पहले आज़ाद भी तो थे। तो जब अशोक था तब भी तो हमारी विदेश नीति थी, जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तब भी तो विदेश नीति थी, जब हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी तब भी तो हम बदख्शां से मोती मंगाते थे। नहीं, तो इन चीज़ों में भी एक विदेश नीति है, लेकिन अब इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, 2-3 लाइन में इनका एक इनपुट दे देना है, ठीक है ना। जैसे अर्थशास्त्र का कुछ कोटेशन दे दीजिए। अर्थशास्त्र जो है राजनीति पर सबसे बेहतरीन किताब है, भारत में लिखा गया। तो उसमें एक सिद्धांत है राज्य के सप्त अंग का सिद्धांत, ठीक है। उसी में हर एक बिंदु की चर्चा की गई है। उसमें विदेश नीति को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है कि राजा के पास एक स्पष्ट विदेश नीति होनी चाहिए। और उसी में एक सिद्धांत है जिसका नाम है मंडल सिद्धांत। क्या नाम है? मंडल सिद्धांत। जैसे उसमें कहा गया कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज भी यह सही है या गलत है? सही है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त नेचुरल दुश्मन होता है। इसी सिद्धांत को कहते हैं मंडल सिद्धांत। तो आप देखिए, उतनी पुरानी किताब आज भी कितनी प्रासंगिक और यूनिफॉर्म है, ठीक है।
तो वहाँ से शुरू करके इतिहास में कुछ तत्व खंगालते हुए आप आइए आज़ादी में। आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना, तो संविधान में हर एक बिंदु पे विचार किया गया, तो उसमें इनपुट खोजिए कि विदेश नीति का क्या तत्व है, विदेश नीति के बारे में क्या कहा गया। जैसे प्रस्तावना में कुछ कहा गया है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? हम भारत के लोग बंधुत्व की भावना को ये किया गया, तो बंधुत्व तो है with the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socially democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political। तो पहला वर्ड उसमें क्या है? वही तो बाद में आया, शुरू में हम जो बोले उसमें क्या था? with the people of India having solemnly resolved to constitute India into what? A sovereign, socialist, secular, democratic and republic। तो हम डेमोक्रेटिक हैं, यह मैंने मैसेज दिया संविधान से, यानी डेमोक्रेटिक आदमी कभी भी कोई ऑटोक्रेटिक काम तो नहीं करेगा, यह भी एक मैसेज है, यू कैन प्रूव इट। सोवरिन है तो वी कैन टेक आवर डिसीजन ऑन आवर ओन, तो हम अपनी परमाणु नीति में अपने जो बात लिखिएगा वो हमारे संविधान के पहले ही प्रस्तावना में ही आ जा रही है। इसके अलावा संविधान के मूल टेक्स्ट में दी जाइएगा तो वहाँ भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे आर्टिकल 50, 51, ये सब देखिएगा। डीपीएसपी में बहुत सारी बातें नीति संबंधी हैं जिसमें विदेश पर भी लागू होती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द की बात भी हमारे संविधान में है, तो उसको आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, समझा की बात। तो संविधान लागू होने से पहले भारत की नीति, संविधान में विदेश नीति संबंधी मूल भावनाओं को एक जगह कर लीजिए, और फिर संविधान के बाद हमारे राष्ट्र के नीति निर्माताओं ने जो नीतियाँ बनाई उनको लिखिए। तो उसमें सबसे बड़ी नीति क्या रही? पंचशील का सिद्धांत, सबसे गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, और शांत, उसको क्रक्स में क्या बोलते हैं? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत, यानी जियो और जीने दो, है ना, लिव एंड लेट लिव, इसकी पॉलिसी आई। तो जो पंचशील का सिद्धांत है वह भी हमारे विदेश नीति का एक गंभीर, लेकिन ठीक है, हमने पंचशील का नारा दिया और फिर क्या हुआ? हमारे ऊपर 62 में आक्रमण हुआ। हम लोग तैयार नहीं थे, हम जिसे भाई भाई हिंदू चीनी थियानमिन चौक पे गले मिले और फिर वो पीठ में छुड़े। तो फिर हमें एक सबक मिला कि ठीक है, हम वैसे तो हैं, लेकिन जैसे मौका मिले हमें अपनी सामरिक स्थिति को बेहतर करना है, क्योंकि हमारे पास तब आर्म्स एंड एमुनिशंस की कमी हो गई थी, अभी नया नया देश था, अभी तो भोजन पानी से समस्या से लड़ रहा था, तो वो समस्या। लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया? हमने विश्व के मंशा के विपरीत जाकर पोखरण में परमाणु विस्फोट किया। जब 65 में हमारे ऊपर आक्रमण हुआ तो हमने पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन हमने जब आक्रमण हुआ तो दूसरे को खदेड़ कर मारा, उसके घर में घुस लिया, हम तो चाय पीने वाले लाहौर पहुंच गए, ठीक है। तो यह कहानियाँ नहीं हैं, यह हकीकत है। और देखिए, लड़ाई दो आदमी के बीच में रोड पर हो जाए ना तो लगता है कि कैसे ख़त्म होगा। दो देशों के बीच में लड़ाई होती है तो बहुत विकराल स्थिति होती है। अभी जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, आज सुबह मैंने एक तस्वीर देखी यूक्रेन की एक महिला की, उसके दोनों आंखों से एकदम आंसू की जगह खून निकल रहा था। तो आप समझिए कि क्या बीतता होगा। यदि आपको पता हो कि किसी भी पल बम गिर सकता है तो यही घर आपको कैसा लगेगा? ब्लैंकेट बीटिंग है ना, किसी के ऊपर में अगला बम गिर सकता है। ऐसे 10,000 लोग खड़े हैं और पुलिस एक गोली मार दे या आतंकवादी एक गोली मार दे और एक आदमी मर जाए, लेकिन 9,999 आदमी में पैनिक हो जाएगा। अगली गोली किसके सीने पर आके लगेगी उसको पता नहीं है ना। इसी को कहते हैं कि युद्ध की विकरालता। लेकिन युद्ध न हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन युद्ध हो तो हमारी नीति क्या हो, यही ना विदेश नीति है। तो हमने क्या किया कि 65 में लड़ाई लड़ी, 71 में लड़ाई लड़ी, लेकिन पोखरण में विस्फोट किया। क्यों? अपने आप को एक सामरिक तौर पर अच्छे ताकत बनाने के लिए मैसेज दिया। उसको लोग, फिर दुनिया एकजुट हो गई, नहीं नो, परमाणु को क्या करना है? अप्रसार करना है। क्या करना है? तो लिखिए एनपीटी जैसी संधियाँ आई। क्या आई? एनपीटी जैसी संधियाँ आई। भारत का परमाणु विस्फोट हुआ और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात आई। क्या हुआ? एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई और भारत पर दबाव बनाया गया कि आप साइन कीजिए। जो साइन करेगा उसे बहुत सारी शर्तों को मानना है। उसमें प्रमुख शर्तें ये होती हैं कि आप अपने पहले से जो बनाए हैं उसको नष्ट करेंगे और आगे नहीं बनाएंगे,
और बहुत हद तक छूट मिलती है कि थोड़ा बहुत आप बिजली वगैरह के लिए कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको इंटरनेशनल एजेंसीज़ को अपने यहाँ मॉनिटरिंग और घूमने की और जांच करने के लिए आज़ादी देनी पड़ती है। भारत ने साहस दिखाया और एक बार नहीं फिर दोबारा भी कर दिया, फिर बम भी बना लिया। तो कहा कि भाई ये तो आप कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण सहअस्तित्व हैं, सहिष्णु हैं, लोकतंत्र मानने वाले हैं, लेकिन अब तो गलत कर रहे हैं। तो भारत ने एक नीति बनाई कि नहीं, नो फर्स्ट यूज, हम पहले नहीं करेंगे। तो इसको छोटा बात मत समझिए, ये बहुत बड़ी नीति है। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषेद विनीत सरल हो। तो ये सारी बातें आप जब लिखिएगा तो रॉ में लिख सकते हैं। सुरक्षा के लिए बनाया है, जैसे हाँ, कि हम बनाए हैं, लेकिन हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि हम पहला वार नहीं करेंगे, लेकिन मारेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, सीधा बात। तो ये हो गया। फिर उसी के लिए एक नया शब्द आया, मिनिमम डेटरेंस। ये आपको लिखना होगा, मतलब जब भाषा में लिखेंगे तो मिनिमम डेटरेंस, यानी कि न्यूनतम अपने क्या है, अपने लिए ढाल बनाना। मिनिमम डिटरेंस यानी कि हम क्या करेंगे कि अपने को बचाते हुए दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि हम अपने आत्मरक्षा के लिए, डिटरेंस के लिए ये रख रहे हैं। तो मिनिमम डिटरेंस एंड नो फर्स्ट यूज दोनों एक साथ जाता है। नो फर्स्ट यूज एंड मिनिमम डिटरेंस यानी कि हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन आत्मरक्षार्थ रखेंगे इसको। और उसके बाद देखिए तब क्या हुआ कि जो NSG ग्रुप है, जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना हुआ है वर्ल्ड में, उसने कहा कि भाई आप तो इसमें नहीं कीजिएगा तो आपको न्यूक्लियर जो है शांतिपूर्ण कार्य के लिए भी नहीं मिलेगा, चाहे नरोरा के लिए हो, चाहे कलपक्कम के लिए हो, चाहे आपका तारापुर के लिए हो, आपको वो मिलेगा नहीं, यूरेनियम 35 और 38। तो भारत थोरियम पे काम करने लगा। भारत के पास थोरियम झारखंड वगैरह में था ही, लेकिन भारत की जीत इसमें इस बात पर आई कि धीरे धीरे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने कुछ हद तक इसको परमिशन भी दे दिया तमाम चीज़ों के बावजूद, क्योंकि देखा गया कि भारत ने अब तक जितने भी युद्ध लड़े उसमें पहल नहीं किया, शुरुआत भारत ने नहीं किया। तो इन चीज़ों को, और एक भावना रही विश्व बंधुता की, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी जो विदेश नीति की भावना कहाँ से आती है, ऋग्वेद से। ऋग्वेद में क्या कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। एक्चुअली ऋग्वेद का शब्द नहीं है ये, लेकिन प्राचीन शब्द के, इसको ऋग्वेद नहीं, लेकिन क्या कहा गया, वसुधैव कुटुंबकम। उपनिषदों में भी कहा गया वसुधैव, उपनिषद में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा एव कुटुंबकम, यानी वसुधा मतलब धरती, यानी धरती को ही हम क्या मानते हैं। अब धीरे धीरे करके विश्व भी यह बात मानने लगा। कब जाके 1991 में 1991 में वर्ल्ड में 3 शब्द आया जिसने पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। वो शब्द थे L, P और G, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पूरा दुनिया एक वसुधा, एक गांव बन गया। ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट इसी के बाद से आया, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो किसी भी विदेश नीति के आंसर में जब आप आर्थिक पे जाएंगे तो उसके मेन नियामक कौन है, यही है। जो गैट की मीटिंग हुई, डंकेल की जो मीटिंग हुई, और उसके बाद वो WTO जो एग्जिस्टेंस में आया, सभी राष्ट्र लगभग 190 प्लस उसके सदस्य हैं। तो उन चीज़ों की भी व्याख्या करते हुए इसको शॉर्ट में, अब क्या है कि धीरे धीरे कितना फेसेट खुल गया। यदि आप सब पे थोड़ा थोड़ा भी लिखेंगे तो विदेश नीति बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये एक जनरल सवाल है। फिर हम लोग आगे किस पे बात करेंगे, पर्टिकुलर सवाल पे। केवल नेपाल को लेंगे, नेपाल के साथ बात करेंगे। फिर केवल पाकिस्तान को लेंगे, पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए आज इतना ही। आप जो है विदेश नीति पर एक आंसर लिखिए, फिर उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।